सूरज, हमारा न्यूक्लियर पावर हाउस, हमारा सितारा। इसकी रोशनी हमारी दुनिया को चलाती है और हमें भी। रोशनी के बिना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। शुरुआत करते हैं सूर्य के अंदरूनी हिस्से से। हम चलते हैं प्रकाश के एक अकेले और छोटे से अंश के बेरहम सफर पर। यह है फोटॉन। सूरज से मेरी आंखों तक पहुंचने के लिए फोटॉन को जो सफर करना पड़ता है वो हैरत अंगेज है। सूर्य के केंद्र में अपने आदिम जन्म से लेकर सतह से इसकी रवानगी तक। सूर्य से मुझ तक पहुंचने वाली रोशनी मानव सभ्यता की शुरुआत से भी पहले पैदा हुई थी। ये एक अविश्वसनीय विचार है। तो चलिए फोटॉन की 10 लाख साल की हैरत अंगेज यात्रा पर, जो होगी सोलर सिस्टम के सबसे बेरहम वातावरण से होकर, ताकि वो पृथ्वी तक प्रकाश और जीवन पहुंचा सके। ब्रह्मांड, अरबों गैलेक्सीज का घर। इनमें से हर एक बनती है अरबों तारों से। और हमारी आकाश गंगा मिल्की वे के एक मामूली से कोने में मौजूद है हमारा सूर्य, हमारा सबसे नजदीकी तारा। इस चमकते गोले में मौजूद है जबरदस्त रोशनी। इसकी चमक को सिर्फ आंखों से देखना नामुमकिन है, लेकिन अगर इस चमक से थोड़ा दूर हटें तो सूर्य नजर आता है, बेहद गर्म गैस की एक विशाल गेंद के रूप में, जिसका राज है हमारे कॉस्मिक मंच पर। सूर्य वाकई इस शो का स्टार है। सूर्य पूरे सोलर सिस्टम का पितामह है। ये अपने बच्चों यानी ग्रहों को उनकी जरूरत की हर चीज देता है। हम ऊर्जा, रोशनी और गर्माहट के लिए सूर्य पर निर्भर करते हैं। सूर्य के बिना हमारा वजूद नहीं होगा। सूर्य गर्मी और रोशनी पैदा करता है, जो पृथ्वी पर तमाम जीव रूपों का ऊर्जा स्रोत है। आपसे बात करने के दौरान या उसके अलावा भी मेरा शरीर जितनी भी ऊर्जा इस्तेमाल करता है वो मुझे सूर्य से मिलती है। सचमुच सूर्य हमारे चारों ओर मौजूद जीवन का रचयिता है। सूर्य लगातार फूटता रहने वाला एक परमाणु बम है, उथल पुथल से भरा और जरूरी। हमारा वजूद सूर्य में होने वाले न्यूक्लियर रिएक्शन से निकलने वाली ऊर्जा से संचालित होता है। हम यहाँ सूर्य से मिलने वाली रोशनी के कारण मौजूद हैं। हमारा वजूद इन न्यूक्लियर रिएक्शंस के कारण है। अगर सूर्य न होता तो हम न होते। प्रकाश हमारे ब्रह्मांड को बनाने वाले बुनियादी तत्वों में से एक है। मुझे लगता है कि प्रकाश ब्रह्मांड में मौजूद सबसे कमाल की चीज है। इसकी हर चीज में जरूरत है। ये सबके लिए आवश्यक है। ये हर कहीं है, यानी जो भी चीज मौजूद है ये उसका एक बुनियादी हिस्सा है। बुनियादी भी और तेज भी। कॉस्मोस में मौजूद सबसे तेज रफ्तार चीज। इसकी गति है 2,97,600 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य पृथ्वी से करीब 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर दूर है, तो 2,97,600 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से प्रकाश हम तक 8 मिनट में पहुंचता है। लेकिन ये 8 मिनट इसके हैरत अंगेज सफर का एक छोटा सा आखिरी हिस्सा है। हो सकता है कि सूर्य के धधकते अंदरूनी हिस्से से रोशनी को बच निकलने में 10 लाख साल तक लगे हों। इसका मतलब ये है कि हम जिस रोशनी को आज देख रहे हैं वो हमारे पूर्वजों के अफ्रीका के मैदानों से जाने से कहीं पहले पैदा हुई होगी। जब मुझे इस तथ्य के बारे में पता चला तब तक मैं एक वैज्ञानिक बन चुका था, लेकिन मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था और पहली बार में तो इसने मेरे होश उड़ा दिए। फिलहाल मुझ तक सूर्य की जो रोशनी पहुंच रही है वो मानव सभ्यता की शुरुआत से भी पहले पैदा हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जैसे ही ये सूर्य की सतह से निकलती है ये पृथ्वी पर 8 मिनट में पहुंच जाती है। ये कमाल का आइडिया है। जब मैं सूरज की तरफ देखता हूँ तो मेरी आंखों तक पहुँचने के लिए फोटॉन को जो सफर करना पड़ता है वो हैरत अंगेज है। इस सफर की शुरुआत
हमारे सितारे के भीतरी हिस्से में होती है। अगर हम सूर्य को खोल पाते तो हमें वहां हजारों लाखों किलोमीटर गहरी हाइड्रोजन गैस की सघन परतें नजर आती, और कोर कहे जाने वाले सूर्य के केंद्र में जन्म होता है प्रकाश का। इससे ब्रह्मांड की सबसे प्रचंड प्रतिक्रियाओं में से एक जन्म लेती है। यह है न्यूक्लियर फ्यूजन। सूर्य को ताकत देने वाला ये न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाता है फ्यूजन। हाइड्रोजन और हीलियम का आपस में मिलना। आप हाइड्रोजन के दो कणों को लीजिए, उन्हें एक दूसरे से मिलाइए और फिर पैदा होता है एक हीलियम एटम। सुनने में ये आसान लगता है, लेकिन है नहीं। दो एटमों को आपस में मिलना काफी मुश्किल है। दो प्रोटॉन का चार्ज एक सा ही होता है। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और एक दूसरे को परे धकेलते हैं। फोटोन एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहते। उन्हें एक दूसरे के इतना करीब आने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी या वेलोसिटी चाहिए ताकि वो फ्यूज हो सकें, और ये बहुत दुर्लभ होता है। इन प्रोटॉन्स को एक साथ लाने के लिए जबरदस्त गर्मी और दबाव की जरूरत होती है, और इसे पैदा करती है अदृश्य ग्रेविटी। सूर्य में सोलर सिस्टम का 99.8% मैटर मौजूद होता है। ये मास बहुत ज्यादा है। इस मास की वजह से सूर्य जबरदस्त ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ एकजुट बना रहता है। ग्रेविटी की वजह से सब चीजें एक दूसरे के करीब आकर इतना दबाव पैदा करती हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है। इस न्यूक्लियर कॉम्पैक्टर में प्रति सेकंड 10 करोड़ क्वाड्रिलियन बार हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से टकराते हैं। इनमें से कुछ टक्करें इतनी ताकतवर होती हैं कि एटम आपस में जुड़ जाते हैं और ऊर्जा पैदा हो जाती है। जब एक दूसरे से जुड़ने के लिए प्रोटॉन साथ आते हैं तो उनका मास थोड़ा कम हो जाता है। इस मास से एनर्जी बनती है, और हर दिन के हर सेकंड में करीब 50 लाख टन मैटर ऊर्जा में बदल जाता है। यह वाकई कमाल है। टक्कर से ऊर्जा का एक छोटा सा धमाका होता है, जो होता है प्रकाश का एक पैकेट। यह बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही दमदार होता है। किसी तरह हमारा ये फोटोन अपनी ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचा देता है, जिससे हमारा ग्रह जीवंत होकर जिंदगी को मुमकिन बनाता है। लेकिन फिलहाल ये प्रकाश वैसा नहीं है जो हमें नजर आता है। इसमें जबरदस्त ऊर्जा होती है और ये जानलेवा होती है। हम अपने सितारे से आ रही जिस रोशनी को देखते हैं वो पुरानी होती है। सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को 8 मिनट लगते हैं, लेकिन ये उससे भी कहीं ज्यादा पुरानी होती है। स्पेस में ये छोटी सी छलांग उस लंबी और मुश्किल यात्रा का अंत होती है जिसकी शुरुआत सूर्य के अंदर होती है। सूर्य को देखकर हम कहते हैं ये कितना खूबसूरत, कितना शानदार और कितना सरल है। रोशनी सूर्य के अंदर बनती है और अपनी चमक से हमारी दुनिया को रोशन करती है, लेकिन ये मामला सरल नहीं, बहुत पेचीदा है। इस सफर की शुरुआत सूर्य के कोर में मौजूद जबरदस्त गर्मी से होती है, और ये सूर्य की बेहिसाब ग्रेविटी से कुचली जाती है। एटम एक दूसरे से टकराकर आपस में जुड़ जाते हैं और इनसे ऊर्जा का एक छोटा सा अंश निकलता है। यह होता है प्रकाश का एक फोटॉन। ये किसी एटम से भी कहीं छोटा और बिना मास वाला होता है। फोटॉन किसी भी चीज से ज्यादा तेज गति वाले होते हैं और ये कभी नहीं रुकते। फोटॉन सिर्फ सितारों के कोर से ही नहीं निकलते हैं। तो फिर प्रकाश आता कहां से है? इसका जवाब है मैटर इसे बनाता है, और इससे पैदा होने वाला प्रकाश इसके तापमान पर निर्भर करता है। ब्रह्मांड में एब्सोल्यूट 0 डिग्री से ऊपर वाला मैटर का जो भी अंश है वो प्रकाश पैदा करता है, इंसानों सहित।
हम इंसानों से हमेशा प्रकाश निकलता रहता है क्योंकि हम जिंदा हैं, हम गर्म हैं, हमारा तापमान 0 नहीं है, इसलिए हम इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ते रहते हैं जिसे अक्सर हीट रेडिएशन कहा जाता है। लेकिन तमाम मैटर प्रकाश छोड़ता है। बेशक मैं बहुत कूल इंसान हूं, लेकिन मैं भी रोशनी पैदा कर रहा हूं। हम जो प्रकाश देखते हैं उसे इंद्रधनुष के रंगों में बांटा जा सकता है। हर रंग असल में लाइट के फोटॉन हैं जिनकी ऊर्जा की मात्रा थोड़ी भिन्न है। और हम जो कुछ देख सकते हैं वो लाइट स्पेक्ट्रम का एक अंश भर है। हमारी आंखें असल में सब कुछ नहीं देख पाती। हम नजर आने वाले प्रकाश के बारे में जानते हैं जिसके प्रति हमारी आंखें संवेदनशील हैं, लेकिन ये ऊर्जाओं की एक बहुत छोटी रेंज है। प्रकाश हमारे द्वारा देखी जा सकने वाली ज्यादा और कम ऊर्जाओं में भी मौजूद होता है। विशेष कैमरों के इस्तेमाल से हम इंसानों के शरीर से निकलने वाले इंफ्रारेड प्रकाश को देख सकते हैं। इस इंफ्रारेड प्रकाश में हमारे द्वारा देखे जाने वाले प्रकाश के मुकाबले कम ऊर्जा होती है, जबकि अल्ट्रावायलेट प्रकाश एक्स-रे और गामा रे में इतना ज्यादा प्रकाश होता है कि नजर ही नहीं आता। विशाल और गर्म सूर्य हर तरह के प्रकाश पैदा करता है। नासा की सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी में वैज्ञानिक सूर्य को उसके असली प्रकाश में देख सकते हैं। एसडीओ प्रकाश को 10 अलग अलग बैंड पासेस में नापती है और इसमें से ज्यादातर फार अल्ट्रावायलेट प्रकाश होता है। ये चमक से आगे निकलकर एक गतिशील और उथल-पुथल भरी दुनिया पर एक अनूठे नजरिए का खुलासा करती है। एसडीओ से मिलने वाली तस्वीरें बहुत ही शानदार नजर आती हैं। और जिस दिन हमने उपकरणों को चालू किया वो उस दिन की तस्वीरें हैं। प्रकाश के इन रूपों में सूर्य को देखने से ही हमें पूरी तस्वीर नजर आती है। लेकिन सूर्य के कोर में मौजूद न्यूक्लियर भट्टी में हर फोटॉन की शुरुआत गामा रे के तौर पर होती है, जो ब्रह्मांड में प्रकाश का सबसे ताकतवर रूप है। और जब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उससे जबरदस्त ऊर्जा निकलती है जो नजर आने वाले प्रकाश से कहीं ज्यादा दमदार होती है। इसे गामा रेज कहते हैं। ये तो हमें नजर आने वाले प्रकाश की ऊर्जा से करीब 10 लाख गुना या कम से कम 10,000 गुना तो होती ही। गामा रेज किसी चीज का रूप बदल सकती है, यहाँ तक कि जान भी ले सकती है। गामा रेज ने एक खास कारण से ब्रूस बैनर को हल्क में तब्दील कर दिया था। गामा रेज प्रकाश का एक बहुत ही खतरनाक रूप है। ये आपके शरीर में दाखिल होकर अगर मैटर के साथ इंटरैक्ट करे तो एटमों को तोड़ सकती है। हम खुशकिस्मत हैं कि गामा रे फोटॉन्स सीधे ही सूरज से नहीं निकलते। अगर सूर्य गैस का ये गर्म गोला ना होता तो बनते वक्त कोई फोटॉन सूर्य से फौरन ही निकल जाता और ये एक गामा रे फोटॉन बन जाता। ये एक बहुत ही ताकतवर फोटॉन है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए ठीक नहीं होता। एक गामा रे के रूप में अपने जन्म के बाद हमारा फोटॉन सूर्य के कोर से प्रकाश की रफ्तार से सूर्य से बाहर निकलता है, लेकिन फिर इसे एक बहुत बड़ी बाधा का सामना करना पड़ता है। जिस सफर में सिर्फ कुछ सेकंड लगने चाहिए वो बहुत धीमा हो जाता है। फोटॉन के बनने की शुरुआत सूर्य के बीच वाले हिस्से में होती है। वहां से सूर्य के सबसे बाहरी हिस्से तक पहुंचने में इसे लगभग 1 लाख साल लग जाते हैं, तब ये स्पेस में रिहा होता है। सोचिए 1 लाख साल। अगर ये बिना किसी बाधा के एक सीधी लाइन में सफर करता तो इसे सिर्फ 2 सेकंड लगते। लेकिन प्रकाश की गति से सफर करने वाले किसी फोटॉन की यात्रा की रफ्तार क्या चीज धीमी कर सकती है? कोई चीज इसकी रफ्तार घटा देती है। ये बेहद विशाल, गर्म, सघन और इतनी ताकतवर है कि ये न सिर्फ प्रकाश की गति धीमी करती है बल्कि उसे बदल भी देती है। सूर्य के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ऊर्जा का एक छोटा सा अंश रिहा होता है।
ये है प्रकाश का एक फोटॉन। ये 2,97,600 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ता है। इस रफ्तार पर प्रकाश को सूर्य के अंदरूनी हिस्से से सतह तक आने में सिर्फ 2 सेकंड लगने चाहिए। लेकिन कोई चीज समय की इस अवधि को बहुत बढ़ा देती है। सूर्य इतना सघन होता है कि गैस की अलग अलग परतों से होकर गुजरने में इस प्रकाश को सतह तक पहुंचने में लाखों नहीं तो हजारों साल तो लग ही जाते हैं। सूर्य को देखते हुए आप उस प्रकाश को देख रहे होते हैं जो प्रतिक्रियाओं की वजह से 10 लाख साल पहले पैदा हुआ था। हमारा नवजात फोटॉन कोर से प्रकाश की गति से रवाना होता है, लेकिन फिर इसकी टक्कर हाइड्रोजन एटमों के एक घने बादल से होती है और फोटॉन का यह मुश्किल सफर 6,40,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा होता है। सूर्य के केंद्र में पैदा होने वाले किसी फोटॉन को बहुत लंबे सफर का सामना करना पड़ता है। सूर्य के कोर में उत्पन्न होने वाले प्रकाश के लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके रास्ते में बहुत सी गैसें होती हैं और वो भी बहुत ही सघन। सूर्य के कोर के आसपास रेडिएशन जोन होता है। ये जोन हाइड्रोजन गैस से बना होता है, लेकिन ये गैस वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। ऊपर मौजूद मटेरियल का वजन इतना ज्यादा होता है कि ये रेडिएशन जोन को तब तक कंप्रेस करता है जब तक ये लेड से ज्यादा सघन नहीं हो जाता, और तब इसमें से गुजरना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सूर्य के केंद्र में बनने वाले किसी फोटॉन को अपनी मंजिल पता होती है। ये किनारे पर जाना चाहता है, कम तापमान तक, और उसके बाद वहां से निकलना। लेकिन इसके रास्ते में 6,40,000 किलोमीटर तक गैसें रास्ता रोककर खड़ी होती हैं। ये गैसें न सिर्फ सघन होती हैं बल्कि गर्म भी। इनका तापमान 69,44,500 सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। रेडिएशन जोन में मौजूद गैस का रूप बदलता है और ये प्लाज्मा बन जाती है। प्लाज्मा मैटर की चौथी अवस्था होती है। सामान्य मैटर में एटम्स के न्यूक्लियस की कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, जबकि प्लाज्मा में एटम अलग अलग हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन भी अलग हो जाते हैं। यहां पृथ्वी पर हम लोग मैटर की 3 मुख्य अवस्थाओं से परिचित हैं जो हमें स्कूल में सिखाई जाती हैं: ठोस, तरल और गैसें। हमारा वायुमंडल गैस की शक्ल में है, समुद्र पानी है, और जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो है ठोस। लेकिन ब्रह्मांड के ज्यादातर हिस्से में सितारों समेत प्लाज्मा ही होता है। बाकी ब्रह्मांड की तुलना में पृथ्वी कहीं ज्यादा शांत जगह है। ज्यादातर ये इतनी गर्म या उथल पुथल वाली नहीं होती कि प्लाज्मा बन सके। पृथ्वी पर प्लाज्मा की ताकत को देखने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है आसमानी बिजली का अंदरूनी हिस्सा। आसमान में कड़कती बिजली के अंदर का तापमान करीब 29,430 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इतने तापमान से कुछ पल के लिए कुछ एटम फट सकते हैं। प्लाज्मा कुछ पलों तक ही कायम रहता है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिर आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन हमारे विशाल सूर्य में प्लाज्मा अरबों साल तक कायम रहता है और इसी से 3,20,000 किलोमीटर गहरा पूरा रेडिएशन जोन बनता है। फोटॉन के लिए इससे भी बड़ी मुश्किल यह है कि प्लाज्मा इलेक्ट्रिकली चार्ज होकर एक कॉस्मिक फंदा बना देता है। प्लाज्मा रेडिएशन को पार नहीं जाने देता, क्योंकि प्रकाश इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड चीजों के प्रति न्यूट्रल चीजों के मुकाबले ज्यादा जोरदार ढंग से प्रतिक्रिया देता है। तो अगर कोई न्यूट्रल एटम हो तो प्रकाश उसके पास से गुजर जाता है, लेकिन अगर आप चार्जेस को अलग अलग कर दें और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हर कहीं मौजूद हो तो प्रकाश वहां से नहीं गुजर सकता। गामा रे की शक्ल में हमारा फोटॉन रेडिएशन जोन में दाखिल होकर एक चार्ज्ड प्लाज्मा पार्टिकल से टकरा गया है। सेकंड के 1 अंश के लिए यह कण फोटॉन को जज्ब करता है और फिर उगल देता है। फिर फोटॉन एक और कण से टकरा जाता है।
जब भी ये थोड़ी सी दूरी तय करता है, इसकी टक्कर एक एटम से होती है। ये जज्ब होता है और फिर से किसी भी दिशा में चल पड़ता है। तो सिर्फ बाहर की तरफ उछलने के बजाय ये असंख्य बार इधर उधर उछलता रहता है और फिर सितारे के छोर तक पहुंच जाता है। आप इसे बास्केटबॉल का एक एटॉमिक खेल कह सकते हैं और इसका कोर्ट होता है रेडिएशन जोन। खिलाड़ी होते हैं प्लाज्मा में मौजूद कण और बॉल होती है फोटॉन। तो ये बास्केटबॉल एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी तक पहुंचती रहती है बिना किसी खास क्रम के। ये इस कोर्ट में कोई खास दूरी तय नहीं करती, लेकिन ये समय के साथ धीरे धीरे रास्ता तय करती है और कोर वाले ज्यादा गर्म हिस्सों से ठंडे तापमान की तरफ बढ़ती जाती है और वहीं ये पहुंचना चाहती है। आपको ये प्रक्रिया दिशाहीन लगेगी, लेकिन समय के साथ साथ ये बॉल एक खास दिशा की तरफ बढ़ती जाती है। फोटॉन इस कोर्ट में सीधा ऊपर की तरफ जाना चाहता है, जो सबसे छोटा रास्ता है, लेकिन ये रेडिएशन जोन में इधर से उधर उछलता रहता है, जिससे इसकी रफ्तार बहुत घट जाती है। इस धक्का मुक्की से फोटॉन का रूप बदल जाता है। जब प्रकाश के एक छोटे से अंश एक फोटॉन की रचना सितारे के बीच में होती है, तो ये होती है गामा रे, प्रकाश का एक जबरदस्त ऊर्जा वाला हिस्सा। और ये ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती है, क्योंकि जैसे ही ऐसा करती है, ये दूसरे एटम से टकराती है और जज्ब हो जाती है। और हर बार इस दौरान इसकी थोड़ी सी ऊर्जा घटती जाती है। कई हजार, यहां तक कि कई लाख साल तक भी फोटॉन सघन रेडिएशन जोन में इधर से उधर उछलता रहता है। हर टक्कर से उसकी ऊर्जा थोड़ी घटती है, जिससे एक जानलेवा गामा रे के फोटॉन का रूप कम ताकत वाली एक्सरे जैसा हो जाता है। कोर में अपने निर्माण के करीब 10 लाख साल के बाद फोटॉन अब रेडिएशन जोन से बाहर निकल गया है, लेकिन बच निकलने की इसकी कोशिश अभी पूरी नहीं हुई है। अब इसे सूर्य के एक डरावने भीतरी रोलर कोस्टर पर सवारी करनी है। ये जगह इतनी उथल पुथल भरी है कि इसके कारण सूर्य गरजता रहता है। प्रकृति की ऊर्जा का डिलीवरी सिस्टम, एक फोटॉन पृथ्वी की तरफ आने के अपने सफर के दौरान सूर्य के अंदरूनी हिस्से की भूल भुलैया में 10 लाख साल तक गुजार चुका है। फोटॉन सूर्य के 3/4 हिस्से को किसी तरह पार कराया है। खूब थपेड़े खाकर और ऊर्जा गंवाकर अब ये एक जानलेवा गामा रे से एक एक्सरे में तब्दील हो गया है। लेकिन अब ये सूर्य की एक रहस्यमय बेहद गर्म परत में दाखिल होता है। ये है कन्वेक्शन जोन। कन्वेक्शन जोन रेडिएशन जोन और सूर्य की सतह के बीच पड़ता है और इसकी गहराई होती है 2 लाख किलोमीटर। हम कन्वेक्शन जोन को सीधे ही नहीं देख सकते। हमारे टेलीस्कोपों को सूर्य का यह हिस्सा अब भी नजर नहीं आता है, लेकिन हम इसकी आवाज सुन सकते हैं। नासा की सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी सूर्य की आवाज सुनती रहती है। इसके द्वारा हासिल की गई आवाज बहुत गहरी होती है और इंसान इसे नहीं सुन सकते, लेकिन अगर 40 दिन की रिकॉर्डिंग की रफ्तार बढ़ाकर उसे कुछ सेकंड में सुना जाए तो वो ऐसी होती है। ये आवाज है अफरा तफरी की। क्योंकि हम सूर्य के अंदर नहीं देख सकते, इसलिए इसकी आवाज वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई गन फायर की जाती है तो उससे निकलकर हवा में दाखिल होती गोली उथल पुथल की तरंगों को जन्म देती है। जब ये तरंगें हमारे कान के पर्दों में कंपन पैदा करती हैं, तो हम गन फायर होने की आवाज सुनते हैं। यहां हम आवाज को देख पा रहे हैं। सूर्य कहीं बड़े स्तर पर इसी तरह काम करता है।
हम जब इन तरंगों को आगे बढ़ते देखते हैं तो दरअसल ये वो मटेरियल होता है जो सूर्य के अंदरूनी हिस्से से ऊपर की तरफ उठते हुए शोर पैदा करता है। लगता है जैसे ये किसी सतह से टकराया हो और उससे आवाज पैदा होती है। यही आवाज हमें पूरे सूर्य में घूमती नजर आती है। प्लाज्मा से टकराती ध्वनि तरंगें सूर्य की सतह पर लहरें पैदा करती हैं। यहाँ हमें यही लहरें नजर आ रही हैं। ये सूर्य की असली ध्वनि तरंगें हैं और ये पूरे सूर्य पर मंडराती रहती हैं। ये सूर्य के अंदरूनी हिस्से की तरफ भी बढ़ती हैं और फिर से सतह की तरफ भी आती हैं। आवाज का पीछा करके वैज्ञानिक अदृश्य को देख सकते हैं। वो सूर्य की सतह से टकराती और उसके अंदरूनी हिस्से में गूंजती ध्वनि तरंगों को पकड़ते हैं, जिससे एक उथल पुथल भरे और बेहद गर्म कन्वेक्शन जोन का खुलासा होता है। कह सकते हैं कि सूर्य में घंटियां बजती हैं। गर्म गैस ऊपर की ओर उठती है, ठंडी गैस नीचे की ओर गिरती है। ये सब उथल पुथल जारी रहती है और इतनी ज्यादा गतिविधि की वजह से ही सूर्य से ये आवाजें आती हैं। गैस के कॉलम गिरते और उठते रहते हैं। इनके लिए जिम्मेदार होती है नीचे मौजूद गर्मी। अगर आप उबलते पानी को देखें तो गैस या पानी के बुलबुले ऊपर की तरफ उठते हैं क्योंकि वो गर्म होते हैं और फिर वो ठंडे होकर नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो उबलते पानी को किसी केतली में आपको जो कुछ नजर आता है वैसा ही सूर्य पर भी होता है, बस वहाँ पानी के बजाय गर्म प्लाज्मा होता है। कन्वेक्शन जोन की तली में फोटॉन प्लाज्मा में मौजूद एटमों से टकराते हैं और गर्म होकर उबलने लगते हैं। लेकिन इस बार फोटॉन को एटम जज्ब कर लेते हैं और गर्म बहाव के साथ ऊपर आ जाते हैं। गर्म एटम फोटॉन को भी अपने साथ ऊपर खींच लेते हैं। तो आप इसे मटेरियल की एक कन्वेयर बेल्ट कह सकते हैं। फोटॉन एटमों की सवारी करते हैं और इस हीट ट्रांसफर के जरिए ऊपर आ जाते हैं। तो रेडिएशन जोन के बजाय कन्वेक्शन लेयर में ये सफर कहीं ज्यादा आसान होता है। कहा जा सकता है कि अब हमारा फोटॉन एक खिलाड़ी के हाथों में रहकर अपने सफर को तेज बना लेता है। कन्वेक्शन लेयर में रास्ता सीधा होता है। एक खिलाड़ी एक सीधे रास्ते पर कहीं ज्यादा समय तक बास्केटबॉल रूपी इस फोटॉन को थामे रख सकता है। एक से दूसरे खिलाड़ी के हाथ में न जाने से एटम इस गेंद को कहीं तेजी से आगे ले जाता है। फोटॉन को कन्वेक्शन जोन से होकर गुजरने वाले अपने इस सफर में सिर्फ एक हफ्ता लगता है, लेकिन इस अवधि में ही ये फोटॉन को बदल देता है। कन्वेक्शन जोन के निचले हिस्से का तापमान करीब 2 लाख डिग्री सेल्सियस होता है और ऊपर वाले का सिर्फ करीब 5500। तो ऊपर उठता हुआ फोटॉन ठंडा होकर अपनी ऊर्जा गंवाता है और ताकतवर एक्सरे से नजर आने वाले प्रकाश में बदल जाता है। तो इसकी शुरुआत कन्वेक्शन जोन की तली में हाई एनर्जी एक्सरे के तौर पर होती है। ये ऊपर जाता है और थोड़ी ऊर्जा गंवाता है। उस जगह को छोड़ने के वक्त ये एक ऐसी रोशनी बन जाता है जिसे हम देख सकते हैं। कन्वेक्शन जोन के ऊपरी हिस्से में एटम फोटॉन को रिलीज करता है, जो नजर आने वाली रोशनी के रूप में ऊपर को उठती है। इससे एटम ठंडे होते हैं और नीचे गिरते समय और फोटॉन को जज्ब करके गर्म होते हैं और फिर ऊपर उठते हैं। अब फोटॉन सूर्य की सतह से नीचे होते हैं, लेकिन मथता हुआ कन्वेक्शन जोन एक और ताकत पैदा करता है। ये ताकत बड़े बड़े तूफानों को बल देती है, धमाके करती है और प्रकाश को बच निकलने से रोकने की कोशिश करती है। सूर्य के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण एक फोटॉन प्रकाश के एक अंश की रचना हुई है। ये जूझता हुआ रेडिएशन जोन से आगे निकल गया है। ये गर्म प्लाज्मा के कॉलम के जरिए कन्वेक्शन जोन से होता हुआ ऊपर की तरफ आ गया है और अब यहां से बच निकलने वाला है। 10 लाख साल के अपने इस सफर के दौरान फोटॉन अदृश्य और खतरनाक गामा रे से बदलकर
वो जीवनदायी प्रकाश बन गया है जो हमें यहाँ पृथ्वी पर नजर आता है। आखिरकार ये सतह पर पहुंच गया है। ये है सूर्य की नजर आने वाली परत, फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर दरअसल सूर्य का नजर आने वाला हिस्सा या वो सतह है जो हमें सूर्य की तरफ देखने पर नजर आती है। हम फोटोस्फीयर नामक इसी सतह से आने वाली इस देखे जा सकने लायक प्रकाश को देखते हैं। हमें तेज रोशनी वाली जो गेंद नजर आती है वो एक हैरत अंगेज और उथल पुथल भरी दुनिया को छिपाए रखती है। सूर्य दूर से शांत और सौम्य लगता है, लेकिन अगर आप सूर्य की सतह का एक क्लोजअप लेंगे तो आपको वहां ढेर सी गतिविधियां नजर आएंगी। ये खूबसूरत भी लगता है और साथ ही डरावना भी। वहां मटेरियल के बड़े बड़े तूफान उबलते रहते हैं, जैसे किसी चुड़ैल का कोई जादुई मिश्रण हो। बस इस मिश्रण में मौजूद बुलबुलों का आकार पृथ्वी से भी बड़ा होता है। सूर्य की सतह उथल पुथल से भरा एक अवरोध है और एक बार फिर हमारे फोटोन का रास्ता रोक लिया जाता है। एरिजोना की किट पीक ऑब्जर्वेटरी में सोलर एस्ट्रोनॉमर मैट पेन सूर्य की इस सतह का अध्ययन करते हैं ताकि ये पता चल सके कि लाइट के फोटोन किस तरह फंस जाते हैं। आज कुछ बादल नजर आ रहे हैं, लेकिन शायद हमें कुछ आंकड़े मिल जाएंगे। ओके, ठीक है। मैकमैथ पियर्स टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके वो सूर्य के प्रकाश को फोकस करते हैं ताकि फोटोस्फीयर की स्कैनिंग विस्तार से की जा सके। हमें सूर्य की सतह पर कुछ छोटे सनस्पॉट मिले हैं। हमें 2 सनस्पॉट मिले हैं। ये खासे बड़े हैं और सूर्य की छोर की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी सतह की तरफ। लेकिन इन सभी के साथ छोटे सनस्पॉट भी हैं जिनके समूह इन बड़े स्पॉट्स के साथ साथ चल रहे हैं। सन स्पॉट ऐसे हिस्से होते हैं जहां प्रकाश फंस जाता है। तो सनस्पॉट सूर्य के एक खास हिस्से से ऊर्जा को हटाकर वहां एक स्याह धब्बा बना देती है। ये उन कन्वेक्टिव फ्लूइड्स का रास्ता रोकता है जो सूर्य के अंदर वाले हिस्से से गर्मी और प्रकाश को स्पेस तक नहीं पहुंचने देता। ऐसे में हमें ठंडे हिस्से नजर आते हैं जो हमें गहरे रंग के लगते हैं। एक दमदार ताकत हमारे फोटोन को उसके रास्ते में ही रोक देती है, जिससे प्रकाश और ऊर्जा सूर्य की सतह से नहीं निकल पाती। ये ताकत होती है मैग्नेटिज्म। सन स्पॉट तब बनते हैं जब सूर्य के अंदर से जबरदस्त मैग्नेटिज्म फोटोस्फीयर से होकर ऊपर की तरफ बढ़ता है। मैग्नेटिक फील्ड इतनी ताकतवर होती है कि वो गर्म अंदरूनी मटेरियल के कन्वेक्टिव मोशन को सतह पर गिरने से पूरी तरह रोक देती है और इससे सूर्य की सतह पर ऐसा अनोखा धब्बा नजर आता है। ये धब्बे बहुत बड़े हो सकते हैं और ऐसे सबसे बड़े धब्बों का आकार पृथ्वी से भी 10 गुना बड़ा हो सकता है। इन सन स्पॉट्स को पैदा करने वाले मैग्नेटिज्म से सूर्य को कवर करने वाली फील्ड लाइन बन जाती है। हमारी ठोस पृथ्वी पर पूरा का पूरा ग्रह ही एक साथ घूमता है और इसमें हमारे मैग्नेटिक फील्ड भी शामिल है। लेकिन सूर्य गैस की एक बड़ी सी गेंद है और उस पर यही नियम लागू नहीं होते। सूर्य की बनावट ठोस नहीं है। ये गैस का एक बहुत बड़ा गोला है। ये अपनी ही धुरी पर घूमता जरूर है, लेकिन इसका इक्वेटर ध्रुवों के मुकाबले ज्यादा तेजी से घूमता है। सूर्य खुद एक पेंच की तरह घूमता है और इसके साथ घूमती है इसकी मैग्नेटिक फील्ड। ये अपने ध्रुवों के बजाय इक्वेटर पर ज्यादा तेजी से घूमती है और ऐसे हर चक्कर के साथ इसकी मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा ऐंठती जाती है। इसके नतीजे में पैदा होती है एक मैग्नेटिक उथल पुथल। तो जब ये फील्ड सूर्य की सतह पर से उभरती है, इनके अंदर ढेर सारी ऊर्जा भरी होती है। ये सभी किसी रबर बैंड की तरह ऐंठे और आपस में गुथे हुए होते हैं और इनमें काफी ताकत होती है। अगर आप किसी रबर बैंड को खींचे और ऐंठें तो आपको उसके अंदर मौजूद तनाव का बखूबी एहसास होगा। जब मैग्नेटिक लाइन ऐंठती है तो फोटोन वाले हमारे प्लाज्मा का बहाव सतह तक नहीं पहुंच पाता।
तो होता यह है कि गैस के ये पैकेट जो सतह तक पहुंचते हैं ठंडे तो हो जाते हैं, लेकिन मैग्नेटिज्म की वजह से वहीं फंसे रह जाते हैं। जहां से प्रकाश नहीं निकल पाता वहां सूर्य पर एक धब्बा बन जाता है और इस तरह जन्म होता है एक सन स्पॉट का। लेकिन मैग्नेटिक लाइनों के इस उलझाव में किसी न किसी चीज को तो टूटना ही होता है। मैग्नेटिक फील्ड इस हालत से संतुष्ट नहीं होती, उन्हें अपनी ये हालत पसंद नहीं आती और वो सब इससे मुक्त होना चाहते हैं। सन स्पॉट के ऊपर मैग्नेटिक एनर्जी के बड़े बड़े छल्ले फैल जाते हैं। ये ऐंठे हुए और अस्थिर छल्ले ऊर्जा उगलने को बेताब होते हैं और एक ऐसे मैग्नेटिक बम की रचना करते हैं जो फटने को तैयार होता है। ऐसे में अगर एनर्जी से भरपूर एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे से मिलेगा तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर कहेंगे कि अगर हम एक दूसरे से जुड़ जाएं तो हमें ढेर सारी ऊर्जा से छुटकारा मिल जाएगा। और जब वो ऐसा करेंगे तो होगा एक जबरदस्त धमाका। ये धमाका जबरदस्त होता है और हम इसे कहते हैं सोलर फ्लेयर। ये लाखों न्यूक्लियर हथियारों के एक साथ फटने जैसा विस्फोट होता है। सोलर फ्लेयर स्पेस में बाहर की तरफ फटती है और इनकी रफ्तार होती है 72 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। इनसे जबरदस्त ऊर्जा निकलती है। मैग्नेटिक फील्ड सूर्य की सतह से प्लाज्मा को उछालते रहते हैं और फिर अचानक ही बहुत ज्यादा प्रकाश निकलना शुरू हो जाता है। करीब 10 लाख साल बाद हम तक पहुंचने वाला प्रकाश बच निकलता है। आखिरकार ये आजाद हो जाता है और खरबों अन्य फोटोनों के साथ बाहर निकल जाता है। लेकिन इनका सफर अब भी खत्म नहीं होता। इनमें से ज्यादातर कॉस्मोस के सुदूर छोरों की तरफ दौड़ते हैं, नई और अजीब दुनियाओं की ओर। सोलर सिस्टम में बेहद मुश्किल वातावरण में करीब 10 लाख साल के सफर के बाद प्रकाश के सूक्ष्म कण फोटॉन आखिरकार सूर्य की सतह से आगे निकल जाते हैं। अब ये आजाद होते हैं। अब ये उस मुश्किल सफर को छोड़ सकते हैं जो उन्हें सूर्य पर करना पड़ा और ये प्रकाश की गति से बाहर की तरफ उड़ने लगते हैं। इसलिए इन फोटोनों के लिए ये एहसास ऐसा ही होगा जैसे जेल से छूटते कैदी। ये 2,97,600 किलोमीटर की रफ्तार से खाली अंतरिक्ष में दौड़ने लगते हैं और सूर्य से विदा लेने के सिर्फ 8.3 मिनट बाद हमारे फोटॉन पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। अगली बार जब आप आसमान में किसी तारे को देखें तो शायद आप उस कमाल के सफर को समझ पाएं जो फोटॉन आपकी आंखों तक पहुंचने के दौरान तय करते हैं। इनकी रचना सितारों के कोर में न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से हुई थी और फिर इधर उधर भटकने से ये कम ऊर्जा वाले फोटॉन बन गए। फिर कन्वेक्टिव जोन में गैस इनकी वाहक बनी और सबसे आखिर में ये आजाद हो गए। इसके बाद ये बिना किसी बाधा के सफर करते हुए हमारी आंखों तक आ पहुंचे। हमारा फोटॉन आखिरकार पहुंच ही जाता है। ये किसी पत्ती से टकराकर उससे अपनी ऊर्जा थमा देते हैं। इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये हमारी आहार श्रृंखला की बुनियादी कड़ी है। आखिरकार सूर्य के कोर से ऊर्जा लेकर हमारा फोटॉन और इसके जैसे अरबों हमारे ग्रह पर जीवन की ज्योति जला देते हैं। सूर्य की रोशनी हमारे ईंधन को पैदा करती है। ये हमारे मौसम को संचालित करती है, हमारे समुद्रों को गति देती है। रोजाना हमारी पृथ्वी पर इतने फोटॉन बरसते रहते हैं कि हमारी सभ्यता 27 साल तक चल सके।
सूर्य की रोशनी सिर्फ ऊष्मा और गर्मी ही नहीं देती, ये हमें हमारी जरूरत की तमाम चीजें देती है। बिना रोशनी के हम जिंदा नहीं रह सकते। हमें संचालित करने वाली तमाम ऊर्जा, जो चीजें हमारे ग्रह को गति देती हैं, जीवन को मुमकिन बनाती हैं, वो सूर्य से ही हासिल होती हैं। हर सेकंड पृथ्वी पर खरबों फोटॉन बरसते हैं और इनमें से हर एक हमें जीवनदायी ऊर्जा देता है। लेकिन जो असंख्य फोटॉन हमारे पास से आगे निकल जाते हैं, उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ होता है। सूर्य से विदा लेने के करीब 80 मिनट बाद वो शनि ग्रह तक पहुंचते हैं और 4 घंटे बाद नेपच्यून तक। सूर्य की सतह से रवाना होने के बाद कोई फोटॉन अपनी क्षमता के मुताबिक जितनी दूरी तक चाहे सफर कर सकता है। वो पूरे ब्रह्मांड में जा सकता है, अरबों प्रकाश वर्ष दूर भी। ये 18 घंटे में हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्सों से भी आगे निकल जाते हैं। यहाँ सूर्य दूरी पर मौजूद एक धुंधला सा धब्बा दिखता है, लेकिन फोटॉन गहरे अंतरिक्ष में और आगे बढ़ते रहते हैं। 1200 साल में कुछ फोटॉन रेड ड्वार्फ स्टार सिस्टम केप्लर 62 तक पहुंच जाते हैं। इस सोलर सिस्टम पर पृथ्वी जैसे रहने योग्य ग्रह मौजूद बताए जाते हैं। हमारी आकाश गंगा में पृथ्वी जैसे अरबों ग्रह हैं। अगर उन पर जीवन है, तो क्या वो हमारे सूर्य की रोशनी को देख सकते हैं? अगर वहां एलियन मौजूद हैं, तो वो आसानी से हमारे सूर्य की रोशनी को देख सकते हैं, और अगर वो काफी नजदीक हैं, तो वो सूर्य को अपनी आंखों से या टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं। वो तो सूर्य को काफी ज्यादा दूरियों से भी देख सकते हैं। तो इस बात की संभावना काफी कम है कि एलियन इस बात को बिना समझे हमारे सूर्य का फिलहाल अध्ययन कर रहे हैं कि हम भी यहाँ ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए मौजूद हैं। आगे बढ़ते हुए ये फोटॉन 1500 साल में हॉर्स हेड नेबुला के पास से गुजर जाएंगे और 7000 साल में पिलर्स ऑफ क्रिएशन के पास से। इतनी दूरियों पर हमारे सूर्य की रोशनी को सिर्फ आंखों से देखना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन एक ताकतवर टेलीस्कोप से इसे जरूर देखा जा सकेगा। हम पृथ्वी पर या स्पेस में जो सबसे बड़े टेलीस्कोप बना सकते हैं, उनके जरिए हम ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर मौजूद तारों की रोशनी को देख सकते हैं, जो 10 अरब प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा दूर है। तो हमारे सूर्य की रोशनी पूरे ब्रह्मांड में सफर करती है। तो हमारे सूर्य की रोशनी हमारी पृथ्वी की रोशनी लगातार सफर करती ही रहती है। जब अगली बार आप साफ आसमान के नीचे ऊपर की तरफ नजर डालें, तो शायद किसी का अभिवादन करना चाहें, क्योंकि ऊपर से कोई भी आपको देखकर अभिवादन कर सकता है। यानी हमारा छोटा सा ये तारा पूरे ब्रह्मांड में नजर आता है, बशर्ते कोई देख रहा हो। हमारे नजर आने वाले ब्रह्मांड में एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां से आप हमारे सूर्य को नहीं देख पाएंगे। और ये बहुत कमाल की बात हो सकता है कि ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर हमारे वजूद के कुछ सबूत मौजूद। शायद हम अरबों साल तक वहां ना पहुंचे, लेकिन कम से कम हमें भुलाया तो नहीं जाएगा। इस सफर की शुरुआत सूर्य के कोर से एक फोटॉन के साथ हुई थी, जो 10 लाख साल के बाद सूर्य के चंगुल से निकल पाया। आजाद होने के बाद हमारा फोटॉन ऊर्जा, ऊष्मा और जीवन लेकर हमारी पृथ्वी तक पहुंचा। हमारे सूर्य से आने वाला प्रकाश अन्य खरबों तारों के साथ मिल जाता है और ब्रह्मांड का सफर करता है। इस प्रकार ये पूरे कॉस्मॉस में ऊर्जा को फैलाता है।